हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बिट्टू। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग्स के बारे में, जो कि है एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स और वो कैसे डेवलप हुए। तो दोस्तों, पहले ये माना जाता था कि लोग, भगवान, ये सब मतलब रिचुअल्स थिंग्स के बारे में बिलीव ज़्यादा होता था। लोग मानते थे कि भगवान ने हमें भेजा ह्यूमंस के रूप में और हम लोग जी रहे हैं सीधे साधे। लेकिन ये थॉट प्रोसेस बहुत ही ओल्ड था और इसको तोड़ा गया 200 साल पहले, अगस्त 1856 में। क्या हुआ दोस्तों कि एक लाइमस्टोन क्वेरी के दौरान, जो कि लेंदर वैली में थी, एक गोर्ज के सामने, वो क्या हुआ कि जब वर्कर्स वो लाइमस्टोन के खान में या फिर उस वहां पर जब माइनिंग कर रहे थे, तो उन्हें मिली खोपड़ियां, यस, स्कल्स मिली उन्हें। तो स्कल्स मिलने के बाद वो लोग चौंक गए। वो लोगों की लगा कि यार कोई पहले से कोई आदमी मर गया होगा या फिर किसी की डेथ हो गई होगी, तो ये स्कल्स यहीं पर रखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, एक सेटिस्फैक्शन मिलने के कारण, वो सेटिस्फैक्शन चाहिए था उन लोगों को, और उन लोगों को ये चाहिए था कि आखिर इसका पता चले। तो उन लोगों ने ये स्कल्स जो थी वो लोकल स्कूल के मास्टर के पास एक भेज दी, जो कि नेचुरली हिस्टोरियन भी थे। उनका नाम था कार्ल फलहॉर्न। अब कार्ल फलहॉर्न को जब ये मिली तो वो चौंक गए, क्योंकि उसका एक साइज जो था, एक शेप था, एक नेचुरल स्कल के जैसा, एक ऑर्डिनरी स्कल के जैसा वो नहीं था। तो वो क्या किया, उन्होंने उसका प्लास्टर बनाया, और वो जो प्लास्टर मॉडल था वो सर हर्वैट के पास भेज दिया उन्होंने। वो उनके सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो जब उन दोनों ने ये मिलकर सोचा कि यार ये कोई ह्यूमन के, तो उन्हें पता लगा ये नहीं, क्योंकि वो स्कल जो थी वो डिफरेंट शेप की थी, वो बहुत चौड़ी थी। तो ऐसे करते करते उनको लगा कि यार नहीं, ये तो कोई पहले का आदमी होगा या फिर किसी दूसरे क्रिएचर की होगी जिसकी ये स्कल है, ह्यूमंस की तो नहीं हो सकती। तो उन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी, एक पब्लिश की, कुछ पेजेस पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि ये अल्डर ह्यूमंस है, जिससे आज हम लोग एवोल्यूट हुए हैं, एवोल्यूशन जिससे हुई है। तो इनके इस पब्लिशन को खारिज कर दिया गया। मेरी स्कॉलर्स, उस टाइम के बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े हिस्टोरियन के द्वारा ये खारिज कर दिया गया, क्योंकि उनका टेम्परामेंट जुड़ा हुआ था बाइबल के साथ। बाइबल में लिखा हुआ था कि भगवान ने ह्यूमंस को बनाया, भेजा। तो अगर ये प्रूफ हो जाती तो उनका पूरा सेंटिमेंट, उनका टेम्परामेंट सब हट जाता। तो इसी के कारण उन्होंने इसका सपोर्ट नहीं दिखाया। लेकिन दोस्तों, बहुत ही रेवोल्यूशनरी टाइम आया जब 24 नवंबर 1859, ये डेट याद रख लीजिएगा, 24 नवंबर 1859 को जब चार्ल्स डार्विन साहब ने अपना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया, तो लोग चौंक गए, क्योंकि उस टाइम पर उनको पता चला कि यार एवोल्यूशन नाम की भी कोई चीज होती है। लोग एवोल्यूट होते हैं, क्रिएचर्स एवोल्यूट होते हैं, ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के हिसाब से एवोल्यूशन करते हैं। तब लगा कि नहीं, ये बात सही हो सकती है कि यार हम भी किसी चीज से एवोल्यूट हुए हो। और अब यहाँ से एवोल्यूशन का प्रोसेस थिंकिंग स्टार्ट हुआ। बात है दोस्तों 24 मिलियन ईयर्स अगो पहले की, जब प्रीमेट्स हुआ करते थे। प्रीमेट्स यानी कि मैमल्स यानी कि जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती थी, जिनमें हम लोग भी आते हैं, जैसे कि एप्स, ओरेंगुटान्स, मंकीज और भी अदर एनिमल्स जो प्रीमेट्स में आते थे। दोस्तों, ये प्रीमेट्स जो थे ना, वो जंगलों में रहा करते थे, फॉरेस्ट पर रहा करते थे, और वहीं पर अपना जीवन, अपना समय, अपना सारा चीज वहीं पर व्यतीत करते थे, अपना वहीं पर लिविंग क्राइटेरिया जीते थे, वहीं पर मरते थे, ज्यादा दूर नहीं घूमते थे। लेकिन दोस्तों, एवोल्यूशन को ये कहाँ मंजूर था? एवोल्यूशन तो जिसको जब होना है, जो प्रोसेस है नेचुरल प्रोसेस, वो तो होके ही रहेगा। धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, प्रीमेट्स जो थे वो होमोनॉइड्स में बदलते गए। होमोनॉइड्स यानी कि दोस्तों एक क्रिएचर जो कि 4 लिम्स वाला था, जो कि क्वाड्रुपेडल्स था। वो 4 पैर पर तो चलते थे, उनके चारों पैर चलने के काम में आते थे, लेकिन उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिली। क्यों? क्योंकि जब जब प्रीमेट्स पेड़ों से नीचे उतरते थे या फिर लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग करते थे, तो धीरे धीरे उनके हाथ जो थे वो फ्लेक्सिबल होते गए, और धीरे धीरे वो होमोनॉइड्स बदलते गए। होमोनॉइड से फिर ट्रांजिशन आया होमोनिड्स में। होमोनिड्स के जो लोग थे, वो होमोनिड्स जो थे वो होमोनिडाई फैमिली के ग्रुप के एक मेंबर थे। और इससे क्या हुआ दोस्तों, होमोनिड्स के पास बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी चीजें आई। होमोनिड्स के पास आया एबिलिटी टू वॉक ऑन बाय पैडल्स, यानी कि 2 पैर पे चलने की ताकत उन्हें मिली इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस से। होमोनिड्स का जो स्कल साइज था दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं था। स्कल साइज मतलब ब्रेन का साइज, वो कंपेयर टू होमोनॉइड्स वो बड़ा था, लेकिन जो साइज छोटे थे होमोनॉइड्स के,
कंपेयर में होमोनिड्स की। क्या था, ये थोड़ा बड़ा ट्रांजिशन स्टेज बाय स्टेज आते गया और बाद में धीरे धीरे पूरा चेंज आया। होमोनिड्स के बाद फिर से दो ग्रुप आए। पहला जो था वो था ऑस्ट्रोपैलिथिस का, दूसरा था वो था होमो का। होमो यानी कि मेंस। अब ये ऑस्ट्रोपैलिथिस एक रिवोल्यूशनरी चेंज था हमारे वर्ल्ड में, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रोपैलिथिस जो एवोल्यूशनरी क्रिएचर थे, ये जो थे वो टूल्स बना सकते थे, छोटे मोटे स्टोन के टूल्स वगैरह। और इनका जो पोस्चर था, जो वर्टिकल कॉलम था, जो स्पाइनल कॉर्ड था, वो धीरे धीरे इरेक्ट होने लगा। इरेक्ट यानी कि सेंस पे सीधे होने लगा, धीरे धीरे सीधे होने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये क्रिएचर्स थे वो धीरे धीरे एवोल्यूशन करते गए दोस्तों। और अराउंड 22.5 मिलियन ईयर्स पहले दोस्तों आइस एज हुई थी, और आइस एज के कारण पूरे के पूरे फॉरेस्ट बर्फ से ढक गए थे। अब मैंने आपको बताया कि जितने भी क्रिएचर्स उस टाइम के थे, होमोनिड्स या होमोनॉइड्स या कुछ भी हो उस टाइम के प्रीमेट, ये सब ज्यादातर जंगलों में रहा करते थे। और जंगल तो पूरा बर्फ से मतलब जो ढक गया था। उसके बाद क्या हुआ, जो ऑस्ट्रोपैलिथिस ग्रुप के जो जीनस के जो क्रिएचर्स थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन कुछ ऐसे बच गए थे जो पेड़ों को छोड़ करके धीरे धीरे ग्रासलैंड्स में अपना फ्यूचर देखने के लिए गए और धीरे धीरे ट्रैवल करने लगे। अब जब वो चार पैर से चलते थे ना, तो ज्यादा उनका एनर्जी खर्च होता था, क्योंकि चारों पैर काम आता था। तो धीरे धीरे उठने का कोशिश की, धीरे धीरे उठने का कोशिश की, और उनका जो वर्टिब्रल कॉलम था, जो स्पाइनल कॉर्ड था, वो धीरे धीरे स्ट्रेट होने लगा। और उससे एक नया एवोल्यूशन पैटर्न आया जो कि हम लोग देखते हैं होमो कैटेगरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों, क्योंकि होमो में ही हम लोग आते हैं। होमो कैटेगरी के पास थिंकिंग एबिलिटी एंड प्रोसेसिंग एबिलिटी, विजुअलाइजिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी कंपेयर टू ऑस्ट्रोपैलिथिस के क्रिएचर्स के पास। ऑस्ट्रोपैलिथिस के लोगों के पास जो था वो स्कल साइज उनका बड़ा था, लेकिन जो साइज बड़ा था, स्कल साइज बड़ा था। होमो के पास, उनके पास सेंस बड़ा था, उनके पास इंटेलिजेंस ज्यादा थी होमो के पास। लेकिन ऑस्ट्रोपैलिथिस के पास उस तरह का कुछ नहीं था, उनका जॉ साइज बड़ा था, उनके पास शार्प टीथ थी। दोस्तों एवोल्यूशनरी प्रोसेस का गेम ही यही है यार, कि धीरे धीरे करके स्टेज बाय स्टेज आप चेंज करते रहोगे और इन्वायरमेंट के साथ साथ आप चलते रहोगे। बात है दोस्तों आइस एज के बाद की, जब लोग चलना शुरू किए तो होमो कैटेगरी में भी सब डिवीजन आने लगे। पहला जो डिवीजन आया था वो था होमो हैबिल्स का। होमो हैबिल्स के बाद आए होमो इरेक्टिकस, और उसके बाद आए होमो सेपियंस यानी कि हम। होमो हैबिल्स जो थे दोस्तों वो टूल मेकर्स के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि होमो हैबिल्स के पास एबिलिटी थी कि वो डिफरेंट टूल्स बना सके। होमो हैबिल्स दोस्तों टूल्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे। और दोस्तों यहाँ पर एक आता है द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म दोस्तों एक ऐसा तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हो कि क्या क्या एबिलिटीज, क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या डेवलपमेंट आई होगी। दोस्तों जब पेड़ से लोग उतरे ना, तो क्या था कि जैसे जब वो पेड़ से उतरे तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका वर्टिब्रल कॉलम ऊपर आते गया। तो उनका दोस्तों क्या, वो ऊपर आने से क्या हुआ, जब वो अब दो पैर से चलते थे तो उनका दो हाथ खाली था। ये दो हाथ का एक्सरसाइज कैसे हुआ दोस्तों, जब वो इन्फेंट्स यानी कि अपने बच्चों को पकड़ते थे या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स कैरी करते थे, तो वो अपने इस दोनों हाथ का इस्तेमाल करते थे। अब ये दोनों हाथ जब इस्तेमाल करते थे दोस्तों, तो इनका अच्छे से काम आने लगा, ये फ्लेक्सिबल होते गए पहले के कंपेयर में, इसमें बहुत सारा चेंज आने लगा। अब क्या हुआ दोस्तों कि बाद में क्या था कि जब ये चेंजिंग आने लगी तो इससे लोग क्या थे, टूल्स को और बेहतर करने लगे। टूल्स जो उनके पास पहले से थे स्टोन वगैरह के, उनको और बेहतर करने लगे, एक्स बनाने लगे और बहुत सारे नाइफ वगैरह और स्पीयर, बो, एरो वगैरह बनाने लगे, टूल्स बनाने लगे। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि बहुत सारी चेंजिंग बाद में भी आई। जैसे जब वो उनका हाथ फ्री हुआ तो वो टूल्स बनाने लगे तो उनका दिमाग काम करने लगा और भी एफिशिएंसी से, काम करने लगा, तो उनका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हुआ। इस तरह करते करते दोस्तों धीरे करके एवोल्यूशनरी प्रोसेस में आते धीरे धीरे वो होमो हैबिल से होमो इरेक्टिकस में बदल गए। होमो इरेक्टिकस का जो स्पाइनल कॉर्ड था, वर्टिब्रल कॉलम था, वो पूरा स्ट्रेट हो गया था, यानी कि वो पूरा स्ट्रेट हो गया था ऐसे। पहले जो था वो ऐसे था, ये प्रीमेट्स का था, फिर धीरे धीरे करके ये आया होमोनॉइड्स का, फिर ये होमिनिड्स का,
फिर धीरे धीरे करके ऑस्ट्रोपैलिथेसिस का, फिर होमो हैबिल्स का, फिर ये पूरा स्ट्रेट हो गया आपका होमो इरेक्टिकस का। इरेक्टिकस यानी कि इरेक्ट, तो होमो यानी कि मेल, और इरेक्ट जिसका वर्टिब्रा कॉलम पूरा इरेक्ट यानी कि सीधा हो। तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस का काम था। इससे क्या हुआ दोस्तों कि उनको चलने में बहुत आसानी मिली और उनका एनर्जी बहुत बचने लगा। और ये एनर्जी कब काम आता था? जब उन्हें दौड़ना रहता था या फिर जब उन्हें कोई काम करना रहता था, तब ये एनर्जी काम आता था। अब होमो हैबिल से लोग बनने लगे, सॉरी होमो इरेक्टस से लोग बनने लगे होमो सेपियंस। होमो सेपियंस यानी कि एक रेवोल्यूशनरी चेंज इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन दोस्तों, क्योंकि ये जो ग्रुप के क्रिएचर्स थे वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ग्रुप्स में से आते हैं दोस्तों, और इसलिए क्योंकि इनके पास इंटेलिजेंस की जो पावर थी वो सबसे ज्यादा थी, सारे होमो ग्रुप्स में सबसे ज्यादा थी। ये टूल्स भी बना लेते थे अच्छा से, ये इनका स्पाइनल या वर्टिब्रा कॉलम भी पूरा सीधे था, ये लोग अच्छे से सोच भी सकते थे, ये आगे के तौर तरीकों को सीखने में सबसे ज्यादा माहिर थे। इनका एवोल्यूशनरी प्रोसेस फिर जल्दी होते गया। होमो सेपियंस से भी फिर बहुत सारे आए, होमो हेडरबर्जेंस और होमो नेंडरथाल्स। इसकी बात हम लोग और करेंगे कभी दोस्तों, लेकिन अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले हमें जो देखने को मिला ये ऑस्ट्रोपैलिथेसिस का ये जो फॉसिल्स थे वो हमें अफ्रीका में मिले। ईस्ट अफ्रीका से जो उस टाइम के लोग थे वो चलना शुरू किए थे नॉर्थ और साउथ में, फिर धीरे धीरे साउथ एशिया में, फिर साउथ ईस्टर्न एशिया में गए, उसके बाद धीरे धीरे यूरोप में गए दोस्तों। तो अफ्रीका के कुछ प्लेसेस जैसे तांजानिया, इथोपिया और उसी के साथ जैसे रिफ्ट वैली, इस तरह के प्लेसेस में दोस्तों हमें सबसे ज्यादा फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। और इसीलिए अफ्रीका को हमारा अर्थ का पालनहार भी कहते हैं, जो पालता है हमें, जो हमें पाला हुआ है अच्छे से, उसी को कहते हैं हम लोग, क्योंकि इसी से यहाँ पर ह्यूमन का एवोल्यूशन प्रोसेस शुरू हुआ है। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे थ्योरीज भी दिए गए हैं, जैसे कि एक है द रिप्लेसमेंट मॉडल और एक है रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। तो रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल में स्कॉलर्स ये बताते हैं दोस्तों कि सिर्फ अफ्रीका में नहीं, बहुत सारे जगह पे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में पहले से थे होमो हैबिल्स, होमो इरेक्टिकस, होमो सेपियंस, ऑस्ट्रोपैलिथेसिस पहले से थे और ये लोग वही इवॉल्व हुए। लेकिन रिप्लेसमेंट थ्योरी ये बताती है दोस्तों कि अफ्रीका से लोग चलते चलते आए और फिर दूसरे जगह पर चले गए, ये बताती है द रिप्लेसमेंट मॉडल। और फिर एवोल्यूशनरी प्रोसेस होते गया दोस्तों। तो धीरे धीरे करके लोग फैलते गए, एवोल्यूशन होते गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई और धीरे धीरे करके ह्यूमंस बनते गए। उस टाइम पर दोस्तों ये चैलेंजेस था बहुत सारा कि वो कैसे खाएंगे, वो कैसे रहेंगे, उनका सोसाइटी कैसे था, वो उनका लैंग्वेज और आर्ट कैसा था। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले फूड के बारे में दोस्तों। तो जब वो फूड के तलाश में थे तो सबसे पहले जो रिवोल्यूशनरी थिंग था फायर का। सो फायर का इन्वेंशन दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ईयर्स पहले हुआ और ये रिवोल्यूशनरी चेंज था, क्योंकि दोस्तों फायर से उन्हें बहुत सारे फायदे मिलते थे, जैसे उन्हें वार्मथ मिलता था सर्दी के टाइम पर, वो लोग अच्छे से खाने को पका सकते थे, वो लोग सारे काम अच्छे से कर सकते थे, बड़े बड़े जानवरों को डरा के भगा सकते थे। तो ये फायर जो था वो एक रेवोल्यूशनरी थिंग था दोस्तों। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो लोग थे वो गैदरिंग करते थे, हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे। यूरोप में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर प्लांट हंटिंग, फ्रांस और अंटम एरिया में बहुत सारे ऐसे जगह जहां पर हम प्लांट एविडेंस मिलते हैं कि प्लांट हंटिंग हुई थी दोस्तों। और ये जो चीजें हैं वो आगे के जनरेशन को बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली थी, क्योंकि हर जनरेशन में जो इंटेलिजेंस कोशेंट IQ होता है लोगों का वो बढ़ते जाता है। सो कहाँ पर हम लोग एप्स वगैरह प्रिमेट से शुरू करके अभी हम लोग कहाँ मॉडर्न ह्यूमंस आए, तो इसके बीच में बहुत सारा ट्रांजिस्टरी प्रोसेस लगा है दोस्तों। सो जब हमारे जितने भी ये जब लोग थे जो खाना बनाते, मतलब फूड पकाते थे, जब गैदरिंग करते थे, हंटिंग करते थे, तो वो जब लोग करते थे तो फायर उनका बहुत ही ज्यादा हेल्प किया। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा कि वो लोग कैसे टूल्स बनाए। तो दोस्तों क्या था कि वो पंचिंग मैकेनिज्म यूज करते थे। रिवर के किनारे आपको बहुत सारे गोल गोल पत्थर देखने को मिले होंगे, जब आप उन्हें काटोगे ना तो एक सांप से इस टूटेगा, तो सांप इस टूट के वो क्या करते थे ना, उसका टूल्स बनाते थे। उससे क्या करते थे कि बोन्स पर कार्विंग करते थे, बोन्स पर कुछ लिखते थे खुरेद कर। तो ये सब काम क्या करते थे उस तरह के स्टोन्स से। सो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि
टूल्स में जो आया था एवोल्यूशनरी प्रोसेस टूल्स का, जो टूल्स का अपग्रेडमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ते गया। पहले कहा सिर्फ एक पत्थर से लेकर के, फिर उधर जब आप आए होमोसेपियंस के टाइम पर, नेंडरथाल्स के टाइम पर, तो वहां पर पूरा डेवलप एक स्पीयर मिला, एक भाला, एक तीर वगैरह, तीर कमान, ये सब भी उस टाइम पर बनने लगे दोस्तों। और इसी का नाम तो है एवोल्यूशन। जब लोग बदलते हैं अपने चेंज के अनुसार, जब लोग बढ़ते हैं, तो ये होने लगा धीरे धीरे। इसके बाद क्या था कि लोग टूल्स बनाए और उसका इस्तेमाल किए, उसका अच्छे से इस्तेमाल किए। इसके बाद जो आता है दोस्तों कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम। लोग बहुत सारे थे, इकट्ठा थे, बहुत सारे उनके पास टूल्स भी था, रिसोर्सेज भी धीरे धीरे वो बनाने लगे, लेकिन जब लोग एक दूसरे से मिलते थे तो वो लैंग्वेज का उनके पास प्रॉब्लम आता था। तो 3 स्टेप्स स्कॉलर के द्वारा माना जाता है कि यार ये कुछ हुआ होगा। तो पहले वे कि जो स्कॉलर्स मानते हैं कि जो पहले के क्रिएचर्स थे या पहले के जो ह्यूमंस थे, वो हैंड गेस्चर, मोशन, ये सबसे बात किया करते थे। जैसे अगर आपको लेफ्ट जाना है तो उस तरह कोई करता था, कोई कहीं जाना तो कोई इशारे से सबको बात करते थे। तो इस तरह करते करते धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका वोकल कॉर्ड से आवाज तो आता था, लेकिन कोई डायरेक्ट स्पीच नहीं था। जैसे वो करते थे ओ, मतलब वो धीरे हवी का साउंड या फिर अदर साउंड निकालते थे, कोई स्क्रिप्टेड लैंग्वेज नहीं था उनके पास। उसके बाद क्या हुआ, 3rd स्टेप में वो लोग मानते हैं दोस्तों कि ये जो लैंग्वेज था, ये जो थोड़ा बड़ा जो इनके पास, इनके मुंह से निकलता था कुछ, यही धीरे धीरे करके एक लैंग्वेज का रूप लिया, एक स्क्रिप्ट का रूप लिया। और यही आज हम लोग भी यूज करते हैं ट्रांजिस्टरी पीरियड के दौरान, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से साउंड निकाले गए होंगे दोस्तों, और अलग अलग साउंड निकालने के कारण अलग अलग लैंग्वेजेस भी बनी होंगी। उसके बाद आता है दोस्तों आर्ट्स के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे केव्स मिले, बहुत सारे ऐसे जगह मिले जहां पर हमें पेंटिंग्स दिखी, बहुत सारी ऐसे पेंटिंग्स जहां पर ऑक्सेस की, लायंस की, राइनोस की, आइबेक्स की, बहुत सारी एनिमल्स की पेंटिंग्स मिली। तो ये क्या था दोस्तों, बहुत सारी ब्लडेड पेंटिंग्स थी, बहुत सारी स्कार्विंग्स थी, कुछ खुरेदे हुई थी। तो हमें एक चीज साफ था कि ये पेंटिंग को बनाने के पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। उस टाइम पर स्कॉलर्स क्या किए, निकाले कि ये पेंटिंग्स को इसलिए बना सकते हैं। इसका रीजन 2 उन्होंने मेल निकाला था। पहला कि उन्हें एक रिचुअल जैसा लगता था कि अगर कोई जानवर का शिकार किए, अच्छा वो शिकार, तो उसे एज अ विक्ट्री वो लोग मानते थे, और उस विक्ट्री को दर्शाने के लिए वो लोग कहीं लिख देते होंगे या कहीं आर्ट कर देते होंगे। या फिर दूसरा है कि जब बहुत सारे लोग मिलते होंगे, मीटिंग्स करते होंगे, बहुत सारी चीज, तो वो बनाए जाते होंगे, और वो स्पेशली इसलिए ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन के पास पास हो सके। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग कुछ उस टाइम पर उस तरह का लैंग्वेज वाला नहीं था कि आप दूसरे को क्लियरली बता दो, तो वो एक तरह से दिखा के वो बताना चाहते थे नेक्स्ट जनरेशन को कि ऐसे ऐसे शिकार करना है, ऐसे क्या करना है, वो करना है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा ये फिनोमेना आता है दोस्तों कि तीसरा चीज है कि लैंग्वेज को आर्ट के जरिए जोड़ के देखा जाता है उस टाइम पर, कि लैंग्वेज और आर्ट एक ही समय पर आए थे, क्योंकि दोनों मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही थे। तो ये स्कॉलर्स के द्वारा मानना है दोस्तों। यहाँ पर धीरे धीरे अपग्रेडेशन आते गया, ह्यूमंस के अंदर अपग्रेडेशन आते गया, धीरे धीरे लोग और सोचने लगे। और फिर क्या था कि लोग जो थे वो आर्ट्स और ये सब से छोड़ करके धीरे धीरे अपना टेम्परामेंट बढ़ाए, अपना IQ बढ़ाए, अपना धीरे धीरे वो लोग लैंग्वेज को डेवलप किए, एक वेल सोसाइटी को डेवलप किए, एक सिटी को डेवलप किए, और भी मॉडर्न तरीके का इस्तेमाल करते गए। उसके बाद जो व्हील का इन्वेंशन हुआ, वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ा इन्वेंशन था। व्हील से लोगों को एफर्ट कम लगने लगा, उससे क्या हुआ कि उनका बहुत सारा काम आसानी से बचने लगा, उनका टाइम बचने लगा, वो और तरीके से नया नया चीज़ों को, उनका हॉबी आने लगा कि नए नए चीज़ों को बना सकें। और दोस्तों आज भी अगर हम चाहें कि हम लोग समझने का कोशिश करें, तो हमें कुछ फॉसिल्स वगैरह से ही पता चल पाता है, कुछ कार्बन डेटिंग से ही पता चल पाता है कि कितना पहले थे और क्या क्या प्रोसेस हुआ था उस टाइम पर। तो दोस्तों एक अनुमान ही लगाया जा सकता है उन लोगों के बारे में कि वो लोग क्या करते थे, कैसे करते थे। बाकी दोस्तों उसके बाद आज भी स्कॉलर्स लोग, जो कुछ ट्राइबल्स कम्युनिटी ऐसे जो कि उस टाइम के रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, उनको स्टडी करके समझना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने इस तरह का काम कैसे किया, क्योंकि वो भी तो वही लोगों के प्रैक्टिसेस करते हैं जो उस टाइम पर था। तो स्कॉलर्स ये भी आज समझने का कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग इवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझ लेंगे, और समझने के बाद हमें पता चल जाएगा कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस आखिर है क्या, किस तरह से है, और इस पे हम लोग और अच्छे तरीके से कमांड कर पाएंगे।
धीरे धीरे करके दोस्तों इसी तरह से सिटी बनाया गया, धीरे धीरे लोग साथ में रहने लगे, लोगों को काम बहुत आसानी से होगा, लोग बहुत आसानी से काम करने लगे, लोग एक दूसरे का हेल्प करने लगे। इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर बीच में रिलेशनशिप बना और मैरिजेस हुई, पॉपुलेशन बढ़ा और फिर एक वेल सिटी का निर्माण हुआ, वेल सिविलाइजेशन का निर्माण हुआ और इसी से आज हम लोग धीरे धीरे करके आज हम लोग प्रॉपर मॉडर्न ह्यूमंस बने। थैंक यू।